स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। इस सीरीज़ में मैं इस वीडियो को आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, ये कम से कम 5-6 वीडियोज़ में इसके लिए बनाऊँगी। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। है क्या एक्चुअल में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने क्या जा रहे हैं, है क्या ये केमिकल से तो आप लोग समझ गए हैं। कोई भी चीज़ मतलब कहीं पे भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड है। कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं, कुछ कंपाउंड टूट करके वापस से अपने एलिमेंटल फॉर्म में जा रहे हैं, या कुछ एलिमेंट्स मिल करके कुछ कंपाउंड्स बना रहे हैं, या कुछ कंपाउंड कुछ अलग कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो होता है केमिकल से रिलेटेड। यहाँ पे मैं बात करूँ एंड काइनेटिक्स। काइनेटिक्स रिलेटेड है वर्ड मोशन से। इसको हम किससे रिलेट करते हैं? मोशन से। एक्चुअल में जितने भी केमिस्ट्स हैं वो हमेशा क्या काम करते हैं, उन्होंने ये देखना होता है कि ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, क्या हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो कितना बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो कितनी देर में बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो 11th में हम लोग बात कर चुके हैं कि कोई प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन फिजिबल है या नहीं फिजिबल है, तो वो कौन बताता है? डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या होता है? फिजिबल होता है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा जी क्या है? गिब्स एनर्जी। चेंज इन गिब्स एनर्जी अगर नेगेटिव आती है तो रिएक्शन फिजिबल होता है। यस, ये रिएक्शन हो सकता है। अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं, ये बता देगा कि रिएक्शन होगा, लेकिन ये नहीं बता रहा कि कितनी तेजी से होगा। जैसे एग्जाम्पल है, एक बहुत मज़ेदार से एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को कि कन्वर्जन है ग्रेफाइट में किसका? डायमंड का। यानी कि स्लोली टाइम के साथ डायमंड जो है अल्टीमेटली ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिजिबल रिएक्शन है, लेकिन ये इतना स्लो रिएक्शन है, इतना स्लो रिएक्शन है कि जनरेशन्स टू जनरेशन्स में ये कंप्लीट नहीं होता। तो थर्मोडायनेमिकली तो डायमंड से ग्रेफाइट बनना फिजिबल है, बट वो इतना लंबे समय में हो रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं डायमंड्स आर फॉर एवर। कहने का मतलब ये है कि डायमंड्स कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर केमिस्ट को ये तो फ़ायदा होगा नहीं। कोई रिएक्शन हमें चाहिए, अभी हमें कंप्लीट करना है और हो नहीं रहा वो सालों तक, हम वेट करें, हाँ जी फिजिबल है रिएक्शन होगा, वो तो होगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मान लो हमें प्रोडक्ट बनाना है और नॉर्मल कंडीशंस में फिजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर राइज कर देंगे या कैटलिस्ट की प्रेजेंस करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे जिससे वो प्रोडक्ट हम बना सके। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है H2+O2 रिएक्शन फिजिबल है, डेल्टा जी नेगेटिव है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन नहीं होगा। इसके लिए हमारे को टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट की कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। वो हमें क्यों लगानी है? क्योंकि हमें पता है कि ये जल्दी नहीं होगा, फिजिबल है बट कुछ कंडीशंस के साथ लगाएंगे। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए कि फिजिबल तो है लेकिन रिएक्शन नहीं हो रहा, तो कैसे, कौन सा रिएक्शन कितनी देर में हो रहा है, ये जानने के लिए हम लोग बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। ये एक इंट्रोडक्शन था, काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन था हमें केमिकल काइनेटिक्स तक पहुंचने के लिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो कितनी देरी में वो प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो रहा है और कितना। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ रिएक्टेंट से हम कहाँ जा रहे हैं? प्रोडक्ट में जा रहे हैं। केमिकल काइनेटिक हमें समय बताता है, कितने समय में ये कितना हो जाएगा, टाइम से इसका रिलेशनशिप है। किसी भी उसकी केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन में हमें क्या पता चलेगा कि कितनी देर में कितना हो गया? ये देखने के लिए या तो हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले कितनी थी और 5 मिनट बाद कितनी होगी, 10 मिनट बाद, टाइम कोई भी ले सकते हैं हम स्लॉट, कितनी कम रह गई। या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने पे हम इसके रेट को नाप पाएंगे। रेट क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन। ओके, या फिर कितना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी 1 थी और इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी 0 थी, प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं था। जैसे जैसे समय पास होता जाएगा ये 1 में से कम होता चला जाएगा और ये 0 से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसको देखो कैसे हम देखते हैं। रेट को दोनों टर्म में हम ले सकते हैं। रेट को हम रिएक्टेंट की टर्म में भी ले सकते हैं और हम प्रोडक्ट की टर्म में भी ले सकते हैं। रेट, एवरेज रेट की बात कर रहे हैं हम, एवरेज रेट की बात करेंगे।
कितने समय में कितना रिएक्टेंट कम हो गया कंसंट्रेशन। तो कैसे देखेंगे, दैट विल बी, अगर मान लो एक टाइम टी में T1 और T2 कुछ भी XY हो सकता है, तो डेल्टा टी यहाँ पे अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, यानी कि किसी एक टाइम स्लॉट में कितना चेंज हुआ, दैट विल बी गिवन बाय डेल्टा टी। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की R1, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, हम किसके लिए यूज करते हैं, कंसंट्रेशन के लिए। R1 हो गया टाइम T1 पे, एंड कंसंट्रेशन R2 हो गया टाइम T2 पे। तो चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कि डेल्टा R क्या हो जाएगा, डेल्टा R विल बी कंसंट्रेशन R2 माइनस R1, यही होता है ना, इतने समय में इतना कम हो गया। अब एवरेज रेट की बात करते हैं, प्रोडक्ट भी इसी तरह से हो जाएगा। मान लो कंसंट्रेशन P1 थी टाइम T1 पे, कंसंट्रेशन P2 होगा जो हो जाएगी टाइम T2 पे, तो डेल्टा P क्या हो जाएगा, डेल्टा P विल बी P2 माइनस P1। अब देखो, इससे रिलेट कर सकते हैं हम और इससे रिलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसको इरेज करती हूँ पहले मैं। एवरेज रेट या तो रिएक्टेंट की ही कमी यानी कि माइनस कम हो रहा है, कंसंट्रेशन किसका कम हो रहा है, रिएक्टेंट का, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R गिवन बाय डेल्टा T। डेल्टा T क्या था, T2 माइनस T1, और डेल्टा R क्या है, R2 माइनस R1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T1 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T2। या फिर हम इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, एक ही बात है, देखो मैं इज इक्वल टू लगा रही हूँ यहाँ पे, या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम को कैलकुलेट करें या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो बढ़ रही है, प्लस हो रही है, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब देखो इसको और थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ, बहुत आसान है, लंबी चौड़ी कहानी नहीं है ये। हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, हम बात करते हैं कि ये हो गया आपका कंसंट्रेशन टर्म रिएक्टेंट से कितना कम हुआ, ये हो गया आपका टर्म प्रोडक्ट से कितना बढ़ गया। हमें मिलेगा कंसंट्रेशन मिलेगा कि इस समय में इतनी कंसंट्रेशन थी, इतने समय में इतनी होगी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं ग्राफिकली बना करके आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ। ग्राफिकली बना लेते हैं, दो तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, या तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन घटते हुए या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ते हुए। टाइम इंडिपेंडेंट फैक्टर है तो टाइम को हम एक्स एक्सिस पे शो करेंगे, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। एक दूसरा ग्राफ बना लेते हैं हम, किसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, में पूरा नहीं लिखती, खाली ऐसे लिख देती हूँ, और ये क्या हो गया, टाइम। बहुत कॉमन सी बात है, जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, और जब टाइम बढ़ता चला गया तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती चली गई। और ये ऐसे कुछ इस तरह से कम होती है, ये ऐसे क्यों कम होती है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है इसका, अभी उसके बारे में भी बताती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 0 थी लेकिन टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ती चली गई। अब मैं फिर बताती हूँ आप लोगों को, ये दोनों ही ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, क्या कारण है कि ये इस तरह से नहीं बढ़ रहे। देखो बताती हूँ मैं, जब रिएक्शन शुरू हुआ तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, वो प्रोडक्ट की तरफ फटाफट भाग रहे थे, ठीक है, आगे प्रोडक्ट में बिल्कुल कोई भी कंपाउंड था नहीं, कंसंट्रेशन थी ही नहीं, तो रिएक्टेंट्स फटाफट से प्रोडक्ट बदले, इसीलिए देखो अचानक से गिर रही है इसकी कंसंट्रेशन। अब जब इसकी कंसंट्रेशन गिरी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो गई थी। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई, प्रोडक्ट की बढ़ गई, तो जो रिएक्शन रेट है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है और एक लिमिट के बाद आकर के इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। अब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बदल रहा है, किन के लिए, रिवर्सेबल रिएक्शंस के लिए, इरिवर्सेबल की बात नहीं है। यही बात यहाँ पे, जब प्रोडक्ट नहीं था शुरुआत में तो एकदम से भागा जैसे ही रिएक्शन शुरू हुआ, और फिर उसके बाद में ये स्लो हो गया। अब देखो इसमें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था, रेट इज गिवन बाय माइनस
कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी, ये भी डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन। और यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। किसी भी दो पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो यहाँ और यहाँ, इन दोनों टाइम पीरियड लेंगे है ना हम लोग, यहाँ से इस समय से लेकर के ये क्या हो गया, ये हो गया T1 और ये T2। कंसंट्रेशन कहाँ से चेंज मिलेगा, यहाँ से हम कंसंट्रेशन ले लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, कोई भी वैल्यूज़ नहीं गिवन है, तो वैल्यूज़ तो आप लोगों को ग्राफ में गिवन होंगी, आपने बनानी होंगी। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, डेल्टा T मिल जाएगा, T2 माइनस T1। और यहाँ से ये क्या है, R1 एंड दिस इज कंसंट्रेशन R2। नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, ये इनिशियल कहाँ से, ऊपर से शुरू हो रही है। ये है कंसंट्रेशन आपकी R1 और ये है आपकी कंसंट्रेशन R2 जहाँ पे हमने देखनी है। अब यहाँ पे क्या कर लिखेंगे, डेल्टा R इज गिवन बाय कंसंट्रेशन R2 माइनस कंसंट्रेशन R1। अब पुट कर सकते हैं ना, इस चीज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे और इस वाली चीज़ को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। किसी भी समय पे, किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच में हम लोग रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, चलो थोड़ी देर बाद बताती हूँ, पहले यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही, मान लो मुझे यहाँ और यहाँ इस टाइम पीरियड में मुझे कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं क्या करूँगी, डेल्टा टी तो लूँगी यहाँ से, ये क्या है T1, ये है T2, और कंसंट्रेशन कहाँ से लूँगी, यहाँ से, ये क्या है P1 एंड ये है P2। डेल्टा T यहाँ से, डेल्टा P यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे और रेट कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है। कहाँ आती है, इसी ग्राफ को देख लेते हैं। यहाँ इतने से टाइम पीरियड में चेंज देखो कंसंट्रेशन का बहुत है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कैलकुलेट करूँ, अगर इनको मैं यहाँ इसको मिटाती हूँ, इसको मैं T1 और T2 लूँ, तो इसका कंसंट्रेशन चेंज देखो बहुत ही कम होगा। ये देखो सिर्फ इतना सा डेल्टा R हुआ, यहाँ पे डेल्टा R कितना बड़ा था, यहाँ पे डेल्टा R इतना ज़्यादा था। तो सेम तो नहीं आएगा, बेशक से मैं टाइम सेम ले लूँ। मान लो 20 मिनट्स का टाइम मैं यहाँ पे ले रही थी और 20 मिनट्स का टाइम यहाँ पे ले रही थी, लेकिन दोनों ही जगह पे डेल्टा R तो अलग अलग आएगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे मान लो मैंने इतने गैप पे लिया था, अब अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ, सेम टाइम ले लूँ, इसको T1 ले लूँ, इसको T2 ले लूँ, तो अब की बार जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होगा, सिर्फ इतना सा होगा। पहली बार कितना था, इतना ज़्यादा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स था। तो अब इस वजह से हम लोगों को एवरेज रेट अगर कैलकुलेट करना है, तो रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो रेट बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, और रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम की तरफ जाना शुरू कर देता है तो बहुत कम रेट नज़र आएगा। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं पाएंगे हम वहाँ पे। यूनिफॉर्मिटी के लिए हम एक और काम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या था, हम दो किसी टाइम पीरियड पे कैलकुलेट कर रहे थे, और इंस्टेंटेनियस में ये इरेज कर देते हैं, दोबारा बना दूंगी। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे, अल्टीमेटली हमने करना तो वही है, चेंज इन रिएक्टेंट्स अपॉन चेंज इन प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स माइनस में और प्रोडक्ट्स प्लस में, इसको माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि मैथमेटिकल वैल्यू तो है नहीं, हमें इस आंसर को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर हमारा आएगा प्लस में। अब फिर से आती मैं, उसी ग्राफ को बना लेते हैं, रिएक्टेंट वाला बना लेते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट वाला बनेगा। ये ग्राफ ले लिया। से फॉर एग्जांपल मुझे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, वो क्या था, ये एवरेज था, ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी चीज़ें सेम होंगी, लेकिन ये जो डेल्टा है ना, ये बहुत छोटा हो जाएगा। डी के लिए हम क्या कहते हैं, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, और यही बराबर हो जाएगा किसके, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। एंड व्हेन जो चेंज इन टाइम है दैट अप्रोचेस जीरो। बिल्कुल किसी भी एक पॉइंट पे हमने टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं लेना, फटाक से एक ही, मतलब जब टाइम बिल्कुल जीरो अप्रोच करे, मान लो कि मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है इस जगह पे, तो अब मैं यहाँ से
डेल्टा आर ले नहीं सकती, यहाँ से डेल्टा टी ले नहीं सकती। मान लो मैं इसको कहती हूँ टाइम, से फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड रख दिया, तो क्या करेंगे, बहुत आसान सी चीज़ है, टेंजेंट खींचो इस पे, टेंजेंट खींची, याद है ना, स्लोप ले लेंगे हम लोग, इसके स्लोप को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, ऐसे। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी ग्राफ का स्लोप, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ हम लोगों को वैल्यूज गिवन होंगे टी की, मान लो मुझे गिवन है 600 सेकेंड्स, तो डेल्टा वाई पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमें टी मिल जाएगा ये, और यहाँ से हमें मिल जाएगा वाई, हाँ वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस। से फॉर एग्जांपल ये जो भी कुछ दे रखा है, फॉर एग्जांपल 5 ले लिया, ये 15 ले लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी डेल्टा वाई। कोई भी कंसंट्रेशन टर्म ले ले, 0.01 ले ली, ये 0.02 से फॉर एग्जांपल मोल्स गिवन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्लोप विल बी स्लोप ऊपर आ गया 0.02 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 5। ये इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये मैंने ऐसे ही टेंटेटिव कोई भी वैल्यू लेकर के आप लोगों को समझाने के लिए दिया है। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट क्या कहता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट हम कैलकुलेट वैसे ही करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करता है, कितनी रिएक्टेंट की कम हुई और कितनी रिएक्टेंट की बढ़ी। लेकिन इंस्टेंटेनियस में हम लोग जो टाइम पीरियड है, टाइम गैप है, उसको बिल्कुल नेग्लिजिबल कर देते हैं, इसीलिए वो जो होगा आप लोगों को बहुत दूर तक एक जैसा नजर आएगा। ये इंट्रोडक्शन था करीब करीब हमारे उसका। बेसिकली हमें क्या याद रखना है, मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों को। इस टॉपिक में जो याद रखने की चीज़ है वो है रेट इज गिवन बाय माइनस change in concentration of reactor upon delta T, and this is equal to delta concentration of product divided by delta T। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है, मान लो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है, ये है प्रोडक्ट और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट। ध्यान रहे रिएक्टेंट्स की प्लस नहीं होंगी, इंडिविजुअल रिएक्टेंट से रिलेट करता है ये। सबसे पहली बात हम लोगों को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, बिना बैलेंस किए तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। अब हम इसके टर्म पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं रेट, इसकी कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होने पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी पे भी कैसे गिवन होगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी गिवन बाय माइनस किसकी चेंज, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना, उससे उसको हमें डिवाइड करना होता है, क्या हो जाएगा -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर हमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मालूम है, और अगर हमें ऑक्सीजन की, देखो इक्वल है, प्लस नहीं होगा, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सबकी इंडिविजुअल और आएगी, यहाँ पे कोई सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या करेंगे, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, या फिर वाटर की कंसंट्रेशन से भी चेक कर सकते हैं, दैट विल बी गिवन बाय, अब की बार माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो दैट विल बी गिवन बाय 1/2, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2, इससे डिवाइड करेंगे 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन डेल्टा T। किसी भी केमिकल इक्वेशन से हम ऐसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, और ये जो कंसंट्रेशन गिवन है, कुछ ना कुछ आप लोगों को कंसंट्रेशन गिवन होगी, उसकी जगह ये पुट कर देंगे, यहाँ पुट किया, टाइम पुट किया, हम लोगों को कैलकुलेशन आ जाएगा। एक और रिएक्शन का मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। मान लीजिए कोई भी केमिकल इक्वेशन, मान लीजिए आपका हाइड्रोजन आयोडाइड टूट रहा है आयोडीन में और हाइड्रोजन में, बैलेंस करेंगे, ये आ गया, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, तीनों की टर्म पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, रेट कैसे गिवन होगा, -1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड अपॉन डेल्टा T, एंड इट इज गिवन बाय, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, डेल्टा concentration of I2 divided by delta T, and that is equal to concentration of hydrogen divided by delta T। इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करें यूनिट्स की, तो इनकी रेट की यूनिट क्या होगी, देखो नजर ही आ रहा है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ।
यूनिट की, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, और डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम। टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, रेट की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। वेरी इजी, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। ये इंट्रोडक्शन किया था हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का। अभी मैं अगले वाली वीडियोस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाने वाली हूँ। एक क्वेश्चन मैं हो सकेगा तो अभी साथ के साथ बनाऊंगी, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि रिएक्शन रेट पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे किस किस चीज़ का फ़र्क पड़ सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्टेंट की, या प्रोडक्ट की बढ़ाने से कम हो जाएगा, रिएक्टेंट की बढ़ाने से ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, इन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।